हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी टॉपिक्स को समझ लिया है। अब आज की क्लास जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसका आखिरी सेशन है। आज का टॉपिक है काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। चलिए इसे समझते हैं, स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी से। काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी इज़ ऑल अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब जो काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी जो है हमारा, इसका बेसिकली जो भी लेना देना है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम से लेना देना कैसे है, ये देखते हैं हम। तो उसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। आप एक पॉइंट को इमेजिन करिए, ये जो पॉइंट है ये 2D प्लेन में आप देख रहे हैं। 2D प्लेन मतलब ये जो पेपर है 2D प्लेन में है। इस पॉइंट को मैंने इस पेपर पे लिया है। अब आप खुद सोचिए, ये जो पॉइंट है इसकी डिस्प्लेसमेंट कितने तरीके से हो सकती है इस पेपर पे। एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, या एक और चीज़ हो सकता है ये पॉइंट जो हो इस पेपर के ऊपर रोटेट होने लग जाए ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट हो जाए। 3 फ्रीडम है इसके, 3 पॉसिबल फ्रीडम है किसी भी पॉइंट का 2D प्लेन में। ठीक है, अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जा सकता है, इसका मतलब ये पॉइंट ऐसे भी तो जा सकता है। मेरा कहने का मतलब जा सकता है, बिल्कुल ऐसे जा सकता है, लेकिन ये पॉइंट ऐसे जाता भी है अगर, तो भी आप देखिए इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक तो ये वर्टिकल कंपोनेंट है उसका और ये हॉरिजॉन्टल है, यानी 2 ही हो सकते हैं। ठीक है, 2 हो सकते हैं फ्रीडम, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक रोटेशन। 3 पॉसिबल फ्रीडम होते हैं किसी पॉइंट के। एक बार ऐसे समझते हैं, ये जो जॉइंट है, जॉइंट समझ लीजिए या पॉइंट समझिए, लेकिन इसके साथ एक मेंबर लगा हुआ है। अब अगर ये मेंबर, ये पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ आता है, यानी हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस होता है, तो ये क्या हो गया, डेल्टा एक्स है। एक तो डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा एक्स हॉरिजॉन्टल, तो ये मेंबर कैसे हो जाएगा, ऐसे इसके साथ हो जाएगा ना। ठीक है, अब दूसरा, ये जो पॉइंट है इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कराता हूँ, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आता है, तो क्या होगा कि ये जो है डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से ये पॉइंट यहाँ आया तो ये ऐसे हो गया, कितना डिस्प्लेस किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, डेल्टा वाई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अगर ये रोटेट होता तो कुछ रोटेशन ऐसे होता ना, पहले इनिशियली ऐसे था, अब मान लीजिए ये पॉइंट रोटेट होके ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है, तो कितने डिग्री से रोटेट हुआ, थीटा। 3 पॉसिबल फ्रीडम है, 3 पॉसिबल फ्रीडम है इसके। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट का 3 पॉसिबल फ्रीडम होता है 2D प्लेन में। अब एक बार एक स्ट्रक्चर लेते हैं हम, अब स्ट्रक्चर लेते हैं हम। स्ट्रक्चर हमारे पास एक है, रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम है। ठीक है, एक बार स्ट्रक्चर के ऊपर समझते हैं कि हमारा फ्रीडम जो होता है, यहाँ पे जो मैंने बात किया काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी का जो लेना देना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम से होता है। डिफाइन करूँगा आगे, अच्छे से सारी चीज़ों को जोड़ूंगा, आप समझेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से समझेंगे। पहले इसको समझते हैं फ्रीडम को एक बार एक स्ट्रक्चर के ऊपर। ये हमारे पास रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम है। रिजिड जॉइंटेड इसलिए क्योंकि ये जो मेंबर है रिजिडली जॉइंट है, इसमें कोई पेन कनेक्शन नहीं है, रिजिडली जॉइंट है। जैसे कि आपको एक कैसे बताऊँ मैं आपको, या तो फिक्स जॉइंट है इसकी। ठीक है, फिक्स जॉइंट है। अब एक बार हम समझते हैं कि हमने तो पॉइंट का समझ लिया कि कितने फ्रीडम होते हैं, ये तो यूनिवर्सल बात है। एक बार इसी चीज़ को हम अप्लाई करते हैं सपोर्ट के ऊपर। सपोर्ट लेते हैं हम, यहाँ पे सपोर्ट है हमारे पास, ये फिक्स सपोर्ट है। ठीक है, फिक्स सपोर्ट में ये मेंबर लगा हुआ है ऐसे। अब आप सोचिए, हर पॉइंट जो यहाँ पे सपोर्ट जॉइंट है, ये हर सपोर्ट जॉइंट, आपको पता है हर पॉइंट 3 पॉसिबल फ्रीडम होता है हर पॉइंट का 2D के अंदर, तो इसका भी हो सकता है, इसका होगा क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। लेकिन क्या यहाँ पे 3 पॉसिबल फ्रीडम है क्या, नहीं है। कैसे नहीं है, अगर ये जो पॉइंट है, अगर ये सपोज करिए नीचे की तरफ जाना चाहेगा, वर्टिकली डिस्प्लेस होना चाहेगा डाउनवर्ड, तो ये जो फिक्स सपोर्ट है आपको पता है 3 रिएक्शन ऑफर करता है, एक वर्टिकल भी ऑफर करता है। उनमें से 3 रिएक्शन में से एक तो वर्टिकल होता है इसका, तो ये वर्टिकली इसको रिएक्शन ऑफर करेगा और इस पॉइंट का नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। तो एक पॉसिबल फ्रीडम तो जो है इसका वो तो कैंसिल हो गया, नहीं हो सकता। दूसरा जो फ्रीडम है इसका हॉरिजॉन्टल हो सकता है। अब देखते हैं, सपोज करिए ये पॉइंट इधर की तरफ लेफ्टवर्ड हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस होना चाहता है, तो क्या ये लेफ्टवर्ड डिस्प्लेस हो सकता है क्या,
नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फिक्स सपोर्ट 3 रिएक्शन ऑफर करता है, जिसमें से दूसरा रिएक्शन है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ऑफर करता है, और ये जो रिएक्शन है फिक्स सपोर्ट के द्वारा, ये रिएक्शन हॉरिजॉन्टल वाला इसके डिस्प्लेसमेंट, जो लेफ्टवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको रेजिस्ट करेगा और इसके हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को रोकेगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लेफ्टवर्ड ही रेजिस्ट करेगा, अगर ये इधर जाना चाहेगा तो ये राइटवर्ड रेजिस्ट करेगा। लेफ्टवर्ड सॉरी ये राइटवर्ड सिर्फ रेजिस्ट नहीं करेगा, ये राइटवर्ड तब कर रहा है जब लेफ्टवर्ड जा रहा है पॉइंट, और जब ये राइटवर्ड जाएगा ये पॉइंट, इसका डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ होगा तो इसका रिएक्शन जो होगा लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रिएक्शन ऑफर करेगा, जिस वजह से ना ही हॉरिजॉन्टल हो पा रहा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और ना ही वर्टिकल। तीसरा होता है रोटेशन। फ्रीडम में 3 पॉसिबल फ्रीडम में से तीसरा रोटेशन है। अगर ये जो जॉइंट है, ये पॉइंट समझिए, जॉइंट समझिए, ऐसा रोटेट होना चाहता है क्लॉकवाइज, तो ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो आप देख रहे हैं ये जो फिक्स सपोर्ट है एक मोमेंट भी रेजिस्ट करता, मोमेंट भी ऑफर करता है, तो इसके रोटेशन को काउंटर कौन करेगा? ये मोमेंट, ठीक है। तो इसके रोटेशन को भी नहीं होने देगा, यानी यहाँ पे 0 पॉसिबल फ्रीडम है, एक भी नहीं हो सकता फिक्स सपोर्ट के लिए। हिंज की बात करते हैं। हिंज में आप खुद देखिए ये भी 2 रिएक्शन ऑफर करता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो ना ही वर्टिकल इसमें डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ना ही हॉरिजॉन्टल। रही बात तीसरे फ्रीडम की, वो होता है रोटेशन। तो रोटेट हो सकता है, क्यों? आपको पता है कि हिंज के अबाउट में रोटेशन होना फ्री रोटेशन होता है, फ्री रोटेशन होता है। तो ये मेंबर जो पहले ऐसे था इस हिंज के साथ, अब अगर ऐसे हो जाता है तो रोटेशन हो सकता है। कितने डिग्री से रोटेट हुआ? थीटा डिग्री से। तो कितना पॉसिबल फ्रीडम है यहाँ पे? हिंज के लिए 1 पॉसिबल फ्रीडम है जो कि थीटा के फॉर्म में है। तीसरा सपोर्ट हमारे पास होता है रोलर। रोलर की बात कर रहे हैं हम। आप रोलर जानते हैं, रोलर जो होता है, अगर ये मेंबर है तो ये पहली बात तो यहाँ से रोल करके यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल तो डिस्प्लेसमेंट हो ही सकता है इसमें आराम से, कोई रिएक्शन ऑफर नहीं करता, सिर्फ ये वर्टिकल ऑफर करता है रिएक्शन, ठीक है। दूसरी बात है कि अब बात करते हैं वर्टिकल। तो आप देखिए अगर ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट अगर नीचे आना चाहे, नीचे की तरफ आना चाहे, तो आप देख रहे हैं इस रिएक्शन को, ये इसको वर्टिकली ऑफर कर रहा है, वर्टिकली इसको रेजिस्ट कर रहा है, नीचे नहीं आने देगा, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। अब आप ऐसा मत सोचिए ये पॉइंट डाउनवर्ड वर्टिकल आ रहा है तो ये अपवर्ड रिएक्शन ऑफर करके इसको डाउनवर्ड नहीं आने दे रहा, ऐसा मत सोचिएगा अब इस वजह से कि कहीं ऊपर जाना चाहे तो ये ऊपर जा सकता, नहीं जा पाएगा। हालांकि आपको देखने से लग रहा होगा कि इसको कोई भी पकड़ के ऐसे उठा लेगा, नहीं उठेगा, ऐसा नहीं उठ सकता। ये तो एक इसको लाइन डायग्राम मैंने बना रखा है, आप इसको अगर विजुअलाइज करें तो ऐसे समझिए, ये रोलर है, आप देख रहे हैं रोलर कुछ ऐसे एग्जैक्टली ऐसे होता है नहीं होता मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको एक व्यू दे रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसे इसमें फंसा हुआ है, जिस वजह से इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, और लेकिन ऊपर नहीं उठ सकता, देख रहे हैं आप, क्योंकि फंसा हुआ है इस दोनों के बीच में, देख रहे हैं। हाँ, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकता है, और रोटेशन भी हो सकता है। आप देख रहे हैं ये जो मेंबर इसके साथ लगा हुआ है, रोटेट होके ये ऐसे हो सकता है, इधर आ सकता है, ऐसे रोटेट हो गया थीटा डिग्री से, ठीक है। मैंने ये कहा कि मैं बता नहीं सकता कि ऐसे होता है नहीं होता एग्जैक्टली, लेकिन कुछ जो इसकी मैकेनिज्म है ऐसी होती है, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये ऊपर क्यों नहीं उठ सकता ये रोलर। तो यहाँ पे एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है और एक रोटेशन। तो कितने फ्रीडम है? एक तो डेल्टा एक्स के रूप में है और एक थीटा के फॉर्म में, यानी 2 फ्रीडम है। आपने सपोर्ट के फ्रीडम समझ लिए कितने फ्रीडम होते हैं। एक बार मैं सपोर्ट का ये जो मेंबर था, सॉरी स्ट्रक्चर था, इसका डी जॉइंट को लेता हूँ, इस इतने हिस्से को लेता हूँ, ठीक है, यहाँ ले लिया मैंने। अब ये जो डी जॉइंट है इसमें क्या हो सकता है, ये डी जो है यहाँ से डी, ये डी मेंबर को यहाँ रख रहा हूँ, कुछ समझाना है मुझे। ये जो डी सपोर्ट है यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस होकर डी डैश हो सकता है जॉइंट। जब ये मेंबर इधर की तरफ आएगा तो इधर का तो ऐसे ही रहेगा, और लेकिन ये जो है इसके साथ ऐसे हो जाएगा, ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा एक्स हुआ, ठीक है। यह हो सकता है कि ये मेंबर जो इनिशियली ऐसे था, डी जॉइंट ये रहा, ये ऊपर गया, डी डैश बना, देखिए मैंने ऐसा कर रखा है। अब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डेल्टा वाई, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हमने इसके डिस्प्लेसमेंट देखे, पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट कितने हो सकते हैं। रोटेशन भी हो सकता है, कैसे रोटेट हो सकता है आपको पता है,
मैं इधर पहले बना रखा हूँ लेकिन अभी समझ नहीं आएगा, मैं एक बार दोबारा बना लेता हूँ। ऐसे था, अगर किसी वजह से ये मेंबर जो है आपका पहले जो ऐसे था ऐसे हो गया, ठीक है, तो क्या कितना रोटेशन, इसका रोटेशन हुआ, आप इस रोटेशन को मेज़र कर सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में मेज़र कर सकते हैं, इसके भी रिस्पेक्ट में मेज़र कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसके रिस्पेक्ट में मेज़र कर रहा हूँ थीटा डिग्री से, ठीक है। रोटेशन क्या हुआ, क्लॉकवाइज रोटेट किया है थीटा डिग्री से, ठीक है। तो 3 पॉसिबल फ्रीडम हो गए यहाँ पे, ठीक है। आगे हम इसको अच्छे से समझेंगे, बहुत सारी चीज़ें अभी तो फिलहाल स्टार्ट है, कई कंडीशंस होती हैं, उसको आगे अच्छे से डील करेंगे। साइड बाई साइड सीक्वेंस से हम चीज़ को समझते हैं, ठीक है। अब डी को डिफाइन करते हैं। डी आप समझ गए, डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कितने नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं इसको, मैं अगर सीधा मैं कह रहा हूँ डी इज़ नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जॉइंट पे हो, सपोर्ट के जॉइंट पे हो, ठीक है। डी को सीधा इज़ नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऐसे बोल सकते हैं। हमारा जो अप्रोच है सिर्फ डायग्रामेटिकल अप्रोच है, और थ्योरी भी है, लेकिन ज़्यादातर डायग्राम से समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक। आगे समझते हैं, अब थ्योरी पे थोड़ा आ जाते हैं। डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी क्या होती है? मैंने तो पहले ही बोला था कि काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी जो है उसका सिर्फ और सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम से लेना देना है। अब कैसे लेना देना है, अब किस तरीके से लेना देना है वो देखते हैं। जो डिग्री है काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी की, वो सिर्फ अनरिस्ट्रेन्ड फ्रीडम से उसका लेना देना है, यानी जो डी के जो है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी इज टोटल नंबर ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड फ्रीडम। अनरिस्ट्रेन्ड फ्रीडम मतलब वो फ्रीडम जो रोके नहीं गए, जिनको रोका नहीं जा सका। जैसे आपने इसमें देखा, यहाँ पे तो तीनों के तीनों फ्रीडम जो होने थे तीनों के तीनों रोक लिए गए। यहाँ पे 3 होने थे फ्रीडम, हर जगह पे 3 होते हैं, लेकिन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो रोक लिया गया, लेकिन रोटेशन को नहीं रोका गया क्योंकि ये रिएक्शन ऑफर ही नहीं करता हिंज। तो ये जो रोटेशन हुआ ये क्या हुआ, अनरिस्ट्रेन्ड फ्रीडम, यानी वो फ्रीडम जिसको नहीं रोका जा सका, ठीक है, अनरिस्ट्रेन्ड फ्रीडम है। तो डी के जो है इस टोटल नंबर ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड फ्रीडम, इसको आप फॉर्मूले से देख लेते हैं एक बार, आप समझ सकते हैं। डी के जो है टोटल पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी जितने भी फ्रीडम है आपके हो सकते हैं जो भी, और माइनस या उसको बोल लीजिए टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो भी है, जितने भी हो सकते हैं उनमें से अगर सपोर्ट रिएक्शन को माइनस कर लें तो डी के आ सकता है। आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं। जैसे कि इस पॉइंट पे कितने फ्रीडम होने थे, हर जगह पे 3 होते हैं, लेकिन कितने रिएक्शन है, 2 रिएक्शन की वजह से 2 डिस्प्लेसमेंट नहीं, दो इसके फ्रीडम नहीं हो पाए, 2 रिएक्शन की वजह से, तो 2 हमने रोक लिया ना, और होने कितने थे 3, तो 3 माइनस 2 हुआ कितना, 1। आपने देखा सिर्फ रोटेशन हुआ है यहाँ पे, तो आपने देख लिया यहाँ पे 3 - 2 1, यानी 2 रिएक्शन ऑफर हो रहे थे, ठीक है। तो 2 रिएक्शन ऑफर हो रहे थे और 3 होने थे, 3 - 2 करके 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 फ्रीडम हुआ, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप समझ सकते हैं। टी के जो है टोटल पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम जितने भी हो सकते हैं, या टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट जितने भी हो सकते हैं, उनमें से अगर आप नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस को माइनस कर दें तो आपका डी के निकल जाएगा, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। इस तरीके से आप समझ आए ना कि हमारा जो काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी है या उसकी जो डिग्री है उसका कैसे लेना देना है डिग्री ऑफ फ्रीडम से, ठीक है। आपको समझ आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या होता है, यानी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये तो चीज़ें हम समझ गए, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ऐसे कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा, ये अगर आप समझ गए तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसे गिन गिन के करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, हम नॉर्मल फॉर्मूले से कर सकते हैं। आपके पास रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम है, अभी जो इससे पहले पेज पे मैंने जो स्ट्रक्चर दिखाया था वो रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम था। उस टाइप के फ्रेम के लिए आपके पास फॉर्मूला है 3J - R। रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम यानी 3D में हो अगर फ्रेम और रिजिड जॉइंटेड हो तो 6J - R। पेन जॉइंटेड प्लेन ट्रस है, आपको पता है पेन जॉइंटेड क्या होता है, हमने इसी टॉपिक में डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के में पीछे के लेक्चर्स में इसको पढ़ा था। उसके लिए टी के जो है 2J - R होता है। पेन जॉइंटेड स्पेस ट्रस हो 3D हो, यानी डी के जो होता है 3J - R होता है, जिसमें जो J होता है नंबर ऑफ जॉइंट्स होते हैं। जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देख लीजिए कितने जॉइंट्स हैं, 1 2 जॉइंट, 3 जॉइंट, सपोर्ट का भी 1 जॉइंट, चौथा 5वां 6ठा, 6 जॉइंट है, ठीक है। माइनस नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन -R, ठीक है। R सपोर्ट रिएक्शन होता है, इसमें कितने हैं, 3 रिएक्शन यहाँ पे होते हैं। मोमेंट सपोर्ट पे, इफेक्ट सपोर्ट पे 3 हो गए, 3 यहाँ
हिंज पे 2 और एक इधर, 3 2 5 1 6, तो टोटल सपोर्ट डायरेक्शन इस टाइप के स्ट्रक्चर के लिए कितने हो गए? 6 हो गए। अभी इतना ही नहीं है, हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे इस चीज़ को। ये समझ गए फॉर्मूला। अब थोड़ा अभी हमें डी के निकालने के लिए कुछ एक चीज़ है जिसको समझना ज़रूरी है, जिसका नाम है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आपके लिए हमेशा आपको हमेशा ये चीज़ काम आएगी। शायद ये चीज़ें कहीं आपको नहीं मिले, लेकिन हम आपको बहुत सीरीज़ में सीक्वेंस से पढ़ाएंगे, ऐसे पढ़ाएंगे जैसे कि किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता हो, और बिल्कुल उसकी क्वालिटी को जितना हो सके मैं उस क्वालिटी को अचीव करूँगा। आपके सजेशन की ज़रूरत है, आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिएगा। आई एश्योर यू कि मेरी क्वालिटी बिल्कुल वैसी ही होगी। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी जो है उसको समझते हैं। इफ अ पॉइंट ऑफ एनी मेंबर और अ लाइन if a point of any member or a line moves perpendicular to the line, then there is no change in length। इस लाइन को समझते हैं। किसी भी मेंबर का या किसी लाइन को ले लीजिए, उसका अगर कोई पॉइंट है, अगर उस लाइन के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिस्प्लेस होता है तो कोई भी चेंज नहीं होता लेंथ में। अगर लाइन है तो लाइन की लेंथ में चेंज नहीं होगा। अगर कोई स्ट्रक्चरल मेंबर है तो उसके लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। फिलहाल लाइन से ही समझते हैं हम, फिगर तो ऐसे समझते हैं। आप जैसे देखिए यहाँ पे एक हिंज है, इसमें एक मेंबर है ये, ठीक है। ये मेंबर ए और बी पॉइंट है। यहाँ पे बी पॉइंट को मैं ऐसे डिस्प्लेस कराता हूँ। देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, आपको पता है, इसलिए मैंने ऐसे बी डैश यहाँ आया, डिस्प्लेस किया यहाँ पे। अब आप देखिए क्या ये पॉइंट जो है डिस्प्लेस हुआ है तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलरली डिस्प्लेस हुआ है क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। वो कब होता है? जैसे आप देखिए ये लाइन था, अगर ये पॉइंट ऐसे डिस्प्लेस करता तो देख रहे हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है ये परपेंडिकुलर है इस लाइन से, ओरिजिनल लाइन से। तो इस केस में डिस्प्लेस होता तो कुछ ऐसे बनता, ऐसे मुड़ जाता है लाइन, ठीक है। इस केस में इस लाइन के लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये जो पॉइंट है ऐसे डिस्प्लेस कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्प्लेस नहीं कर रहा, तो आप चेंज इन लेंथ कैसे समझेंगे? तो ये तो ऐसे हो जाएगा कुछ, ठीक है, ऐसे हो जाएगा मूव करके। लेकिन अभी हम समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है, मान लीजिए डेल्टा है, ठीक है। मैंने क्या किया, अब जो डिस्प्लेस हो के पॉइंट ये जो बी डैश है, इससे परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन खींचा, ओरिजिनल लाइन पे खींचा। ये देखिए कंपोनेंट निकाले, एक परपेंडिकुलर उस लाइन के ऊपर और एक हॉरिजॉन्टल। अब आप देख रहे हैं कि कितने चेंज हुआ लेंथ ऑफ लाइन में, ओरिजिनल लाइन में जो आपका चेंज इन लेंथ है वो आपको समझ आ रहा है। देख रहे हैं ये जो है चेंज इन लेंथ है, ये जो कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ, इस डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट है इन डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल लाइन, ये ओरिजिनल लाइन के डायरेक्शन में ही है, वही कंपोनेंट जो होता है चेंज इन लेंथ होता है उस मेंबर या लाइन का। यही मैंने दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है। इफ द मूवमेंट ऑफ पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट इज नॉट परपेंडिकुलर देन द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पॉइंट, जो कंपोनेंट है, आप इसको हिंदी में बता दूंगा, देन द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पॉइंट इन द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइन और मेंबर, अगर मेंबर है तो मेंबर के लिए, इज इक्वल टू द चेंज इन लेंथ ऑफ दैट मेंबर, राइट। यानी कि अगर मूवमेंट जो होता है या डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए उस पॉइंट का परपेंडिकुलर नहीं है ओरिजिनल लाइन से, तो जो कंपोनेंट है आपका डिस्प्लेसमेंट, जो भी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइन की, ओरिजिनल जो लाइन है उसके डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है वो इक्वल होता है चेंज इन लेंथ ऑफ दैट मेंबर, ठीक है, आपने देखा यहाँ पे। लेकिन अगर मेंबर परपेंडिकुलर मूव होता है तो कोई चेंज नहीं आता लेंथ में, ठीक है, ठीक है। इस केस में आप ऐसे तो नहीं बता सकते थे, लेकिन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी को हमने समझ लिया, तो हम क्या कर सकते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले सकते हैं ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइन में, लिया हमने, ये रहा कंपोनेंट ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइन में, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, जो ये पार्ट है ये चेंज इन लेंथ है, ठीक है। ये है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। अगर परपेंडिकुलर मूवमेंट होता है तो उस लाइन की लेंथ में कोई चेंज नहीं आता। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डीके के लिए जब आप पढ़ेंगे तो गैबल फ्रेम आता है कि उसमें हम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, और अक्सर बच्चे उसमें एक टाइम पे मुझे भी थोड़ा समझ नहीं आया था, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है।
इस चीज़ को आप समझ गए, हम बड़े सीक्वेंस से समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए इसे समझ गए। अब एक बार समझ लेते हैं एक्सटेंसिबल और इनएक्सटेंसिबल मेंबर क्या होता है। ये भी समझना ज़रूरी है क्योंकि हम डी के निकालने जाएंगे थोड़ी देर बाद, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक्सटेंसिबल और इनएक्सटेंसिबल मेंबर होता क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं एक बार। सपोज करिए ये जो मेंबर है, ठीक है, मैंने बस इतना ही पार्ट लिया है, किसी स्ट्रक्चर का ये पार्ट लिया है, यहाँ जॉइंट है, आगे हो सकता है इसके आगे कंटिन्यू किया हो गया हो, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही लेता हूँ, ठीक है। और ये मेंबर इसमें लगा हुआ है, ये फिक्स सपोर्ट है। मैं फिक्स सपोर्ट यहाँ पे जो जॉइंट है इसके फ्रीडम को नहीं देख रहा हूँ, इसके डिस्प्लेसमेंट को नहीं देख रहा हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है। आपको तो पता है इस पर, तो चलिए इसको भी कंसिडर करते हैं एक बार। इसमें तो आपको पता है कि वर्टिकल भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है, एक मोमेंट भी ऑफर होता है, यानी तीनों फ्रीडम नहीं हो सकते। जो 3 पॉसिबल फ्रीडम होते हैं हमारे पास 2D के अंदर, इसमें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि फिक्स सपोर्ट है। इस जॉइंट पे कुछ भी नहीं हो सकता, आपको पता है, क्योंकि वर्टिकली भी इसको रेजिस्ट किया जाएगा, हॉरिजॉन्टली भी रेजिस्ट किया जाएगा, और इनकेस अगर रोटेशन होता है तो मोमेंट से भी काउंटर किया जाएगा रोटेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी फ्रीडम नहीं है, 0 फ्रीडम है। अब चलिए एक बार समझते हैं एक्सटेंसिबल एंड एक्सटेंसिबल को इस चीज़ के अंदर। अगर इस जॉइंट की बात करें तो ये जॉइंट तो कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आपको पता है कि ये क्या हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, ऐसा था, यहाँ से ऊपर चला गया तो डेल्टा वाई हुआ, यानी वर्टिकल डिस्प्लेस किया। अब ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, यानी जब ये ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपको तो सीधा दिख रहा है कि अब जो लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा, तो चेंज इन लेंथ हुआ ना। तो ये मेंबर हम कई बार क्या करते हैं कि ऐसे टाइप ऑफ फ्रीडम को रोकते हैं, हम नहीं होने देते। कब नहीं होने देते? जब हमारे स्ट्रक्चर में ऐसा कहा हुआ होता है कि मेंबर इनएक्सटेंसिबल है, यानी एक्सटेंसिबल नहीं है, उसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। तो आप खुद सोचिए, अगर मैं आपको पहले ही कंडीशन दे दूं कि ये जो मेंबर है इसको आप इसके लेंथ में चेंजेस नहीं आ सकते, यानी इनएक्सटेंसिबल मेंबर है, तो क्या आप इस फ्रीडम को अलाउ करते? क्या ये जो आप इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेके गए, नहीं अलाउ करते ना। तो ये हालांकि यहाँ पे पॉसिबल फ्रीडम ये हो सकता था, लेकिन इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। कब? जब कंडीशन ये मेंशन्ड हो कि इनएक्सटेंसिबल है मेंबर, ठीक है। तो अगर ये लिखा हो कि एक्सटेंसिबल है तो ये ओके, अगर इनएक्सटेंसिबल है तो ये नॉट ओके, ठीक है, ये नहीं होगा। हाँ, लेकिन इनएक्सटेंसिबल हो या एक्सटेंसिबल हो, आपका परपेंडिकुलर मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। क्यों परपेंडिकुलर हो सकता है? आपको पता है कोई भी पॉइंट अगर अपने ओरिजिनल लाइन के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिस्प्लेस करे तो लेंथ जो है लाइन के लेंथ में चेंजेस नहीं आते। तो इनएक्सटेंसिबल का तो बेसिकली यही मतलब था ना कि वो एक्सटेंड नहीं किया जा सके, उसके लेंथ में चेंजेस नहीं है। तो इस केस में लेंथ में चेंजेस भी नहीं आ रहे और ये हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट, यानी ये फ्रीडम अलाउड है किसी भी केस में, एक्सटेंसिबल हो या इनएक्सटेंसिबल हो, ठीक है। ये समझाना था। चलिए आपके लिए एक एग्जांपल है मेरे पास। एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। अब जैसे एक स्ट्रक्चर ले लीजिए, काफ़ी ज़रूरी है समझना इसको। ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये ए सपोर्ट है। सपोज करिए कि ये जो मेंबर था इसका ये जॉइंट है, ये जॉइंट तो इस मेंबर के लिए भी है और इस मेंबर के लिए भी है, लेकिन फ़िलहाल मैं इस मेंबर के रेस्पेक्ट में इस जॉइंट को मैं परपेंडिकुलर डिस्प्लेस करा रहा हूँ, ठीक है, किया, ठीक है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसको मैं क्या बोलता हूँ? डेल्टा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा बोलता हूँ। ये तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इस मेंबर में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि ये पॉइंट है परपेंडिकुलर मूव कर रहा है इस लाइन के रिस्पेक्ट में। लेकिन क्या ये जो लाइन है इसके रिस्पेक्ट में ये मूव किया क्या? परपेंडिकुलर नहीं किया ना। तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता है जब भी परपेंडिकुलर मूवमेंट नहीं हो तो लाइन के लेंथ में चेंजेस आते हैं। हाँ, इसके लेंथ में इसलिए चेंज नहीं आएंगे क्योंकि इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर नहीं है। अब जब ये जॉइंट नीचे आएगा तो ये मेंबर आपको पता है कैसे हो जाएगा, ये सी यहाँ चला जाएगा, सी डैश, ठीक है, कुछ ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, मेंबर कुछ ऐसे आ जाएगा, ये ऊपर, ठीक है। ये मतलब जब ये जॉइंट जैसे नीचे जाएगा तो कुछ ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है, कुछ जो पहले ऐसे था यहाँ पे, यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है, तो ये ऐसे उठ सकता है, जैसे ये नीचे आएगा तो ये ऐसे हो सकता है, ठीक है।
अब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की। इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट डेल्टा हुआ, इसका चेंज नहीं हुआ लेंथ में, लेकिन इस मेंबर के लिए बात करते हैं तो क्या करेंगे, हम इस डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लेंगे। एक कंपोनेंट ऐसे लिया और एक कंपोनेंट ऐसे लिया, ठीक है। डेल्टा, अगर मान लीजिए मैं थीटा इसको ले लेता हूँ, ठीक है, इसको थीटा ले लेता हूँ, अगर एंगल को थीटा ले लेता हूँ यहाँ पे, तो ये डेल्टा कोस थीटा, यहाँ क्या हुआ डेल्टा साइन थीटा। यानी हमें पता है कि चेंज इन लेंथ कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल लाइन। ये जो है इन द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल लाइन है, यानी ऑब्वियस बात है यहाँ आएगा तो ये इस मेंबर, जो ये मेंबर था, अब ये हो गया, सिर्फ इतना हुआ, ठीक है। तो इसमें चेंज इन लेंथ ये हो गया, ठीक है। ये हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी से निकाला, ये चेंज इन लेंथ है। आपको समझ आ गया, जैसे ये डिस्प्लेस किया हमने कंपोनेंट लिया इन द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइन, तो डेल्टा साइन थीटा हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। अब देखिए ये जो सी है, सी डिस्प्लेस कैसे किया, ये डेल्टा, ऐसे कर देता हूँ उसको, डेल्टा है, ठीक है। अब ये डेल्टा है, ठीक है, तो मैं इसका कंपोनेंट लेता हूँ, एक इधर कंपोनेंट, एक इधर कंपोनेंट, ठीक है। तो दो कंपोनेंट हो गए। ये मान लीजिए ये जो एंगल है, ये एंगल है, ये फाई कहता हूँ, ये डेल्टा था तो ये फाई है, तो ये क्या हो गया डेल्टा साइन फाई, कॉस फाई सॉरी, और इस डिस्प्लेसमेंट का ये जो कंपोनेंट हुआ क्या हुआ डेल्टा कॉस फाई। यानी आपको समझ आए, इस मेंबर का एक जॉइंट इधर जाने से लाइन के डायरेक्शन में एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ था डेल्टा साइन थीटा से, और एक ऊपर जाने की वजह से आप देखिए इस डिस्प्लेसमेंट को जब मैंने कंपोनेंट तोड़ा तो एक तो ऐसे आ गया और एक ऊपर आता यहाँ पे, लेकिन मैंने उसको इसके सामने कर दिया। वैसे इससे भी समझ रहे हैं लाइन के डायरेक्शन में है, या इधर कर लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कंपोनेंट था, या ये ले लीजिए और इसके बराबर में इधर नीचे ले लीजिए। तो ये अगर फाई था तो डेल्टा कॉस फाई, कॉस फाई, कॉस फाई, ठीक है। और ये साइन फाई, क्यों ऐसे गलती कर रहा हूँ, सॉरी, इधर ले देता हूँ डेल्टा साइन फाई। तो इस मेंबर का एक तो डेल्टा साइन थीटा हुआ और एक डेल्टा साइन थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा साइन, ठीक है, ठीक, साइन फाई है, ये फाई है। अगर मैं इसको इनएक्सटेंसिबल कहता तो इधर से जो हॉरिजॉन्टल हुआ डिस्प्लेस और उस साइड पे जो हुआ, इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, डेल्टा साइन थीटा डेल्टा साइन फाई बराबर होगा तभी इनएक्सटेंसिबल होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी बड़ा होगा तो ऑब्वियसली बात है चेंज में लेंथ में जो है चेंज आया ना। तो ये चीज़ें आपको समझना था, यही मुझे समझाना था कि अगर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हो और कुछ ऐसे चीज़ें हो तो हम इन ऐसे कुछ कंडीशन डेवलप करते हैं और समझते हैं कि या लिखते हैं कि अगर ये कंडीशन हो तो इनएक्सटेंसिबल है, अगर ये कंडीशन नहीं होता तो इनएक्सटेंसिबल नहीं है। यहाँ पे इनएक्सटेंसिबल होने के लिए ये कंडीशन होना था, ठीक है। आगे समझते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है, हमने काफ़ी कुछ समझ लिया। वो जितनी चीज़ें मैंने आपको समझाई है वो आगे गेबल फ्रेम में काम आएंगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आए, कुछ भी आपको लगे कि नहीं थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, या तो हम उसको और भी सिंपल कर सकते हैं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे समझाया से रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको ये अंडरस्टैंड, ये मेरी कंसिडरेशन है कि बच्चे जो आप जो स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो समझ रहे हैं, थोड़े से समझदार, थोड़े से उनको नॉलेज ज़रूर है। कोई बात नहीं, नॉलेज नहीं होती किसी को, लेकिन जो समझना चाहता है उसको ज़रूर समझ आएगा, बस आपकी कोशिश होनी चाहिए। अगर आपको फिर भी समझ नहीं है कोई भी टॉपिक, आप मुझे मेंशन करिए कमेंट में, मैं आपको और बेटर तरीके से समझाऊंगा। ये फिलहाल एक क्वेश्चन है आपके पास, आप देख रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट रोलर हिंज, ये आपके जॉइंट है। रिजिड जॉइंट प्लेन फ्रेम है, मैं सीधा नॉर्मल फॉर्मूले से करता हूँ। डी के जो होता है 3J - R होता है, जे नंबर ऑफ जॉइंट है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ जॉइंट है J, ठीक है। हमारे पास रिजिड जॉइंट प्लेन फ्रेम के लिए फॉर्मूला यही था। J क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 × 9, ठीक है।
आर जो है माइनस आर जो था नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, 3 यहाँ पे है, 2 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, यानी 3 at 1 है, 1 जो है 2 पे है, 2 रिएक्शन जो है 3 सपोर्ट पे, टोटल मिला के 6 रिएक्शन है। 3 इंटू जे यानी 3 इंटू 9 सपोर्ट जो जॉइंट था -6 21। ये था फार्मूला का अप्रोच था। एक बार वैसे समझते हैं, क्या 1 पे एक भी फ्रीडम हो सकता है? नहीं होगा, 0 होता है, आपको पता है। रोलर पे हमने देखा था कि सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को रोकेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल हो सकता है और रोटेशन हो सकता है, ठीक है। x2 होगा θ2। 3 पे ना वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल, सिर्फ रोटेशन। 4 पे बात करते हैं। अभी हम मेंबर को एक्सटेंसिबल मान के कर रहे हैं, ठीक है। इन एक्सटेंसिबल को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन शायद नेक्स्ट वीडियो में करें। उसमें हम गेबल फ्रेम भी करेंगे और काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी करेंगे, सारे के सारे डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे एग्जांपल करेंगे। ये हमारा थ्योरेटिकल अप्रोच, जितने भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं आज हम ख़त्म करेंगे। 4 पे देखते हैं, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ मैं। अगले वीडियो में काफ़ी अच्छे से लेक्चर क्वेश्चंस को करेंगे, 1 घंटे का उस वीडियो को बनाऊँगा। 4th है, नॉर्मली हर पॉइंट पे 3 होते हैं, यहाँ पे भी 3 होंगे, एक्स रिस्पेक्ट में, वाई में भी होगा, थीटा के में भी होगा, 5 में भी होगा, ऐसे ही 6 में भी होगा, तीनों के तीनों होंगे, 7 में भी एक्स भी होगा, थीटा भी होगा और वर्टिकल भी होगा, 8 में भी ऐसे ही होगा, आप देख रहे हैं, क्योंकि हर पॉइंट पे 3 फ्रीडम है। 9 पे भी 3 फ्रीडम है, ठीक है। मैं आप जोड़िए इसको ऐसे, आपका 21 ही आएगा, ठीक है, 21 ही आएगा। लेकिन अगर इनएक्सटेंसिबल होता तो जो मैंने देखिए del4 की जगह पे y4 किया था, y4 का मतलब क्या आप समझ रहे हैं ना, कि ये जो पॉइंट है ये यहाँ से ऊपर जाएगा, यानी कुछ, अब ये जो इतना लाइन था, अब ये लाइन इन्हीं जो पहले ऐसे यहाँ से यहाँ तक था, पहले यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अगर y4 मैं करता हूँ तो y4 यहाँ पे अगर मैं अलाउ करता हूँ, यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तब ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब जो पहले इतना था अब इतना होगा, तो चेंज इन लेंथ आया ना, यानी मेंबर इनएक्सटेंसिबल। अगर मेंबर एक्सटेंसिबल है तभी ऐसा हो सकता है, अगर इनएक्सटेंसिबल होता है, यानी लेंथ में चेंज नहीं आ सकता, तो ये कभी भी ऊपर नहीं जाता, ठीक है। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में, इनएक्सटेंसिबल कंडीशन को लेकर। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। नहीं समझ आए कोई बात नहीं, इस एग्जांपल को हम बेटर तरीके से बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपकी सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे है। थैंक यू सो मच, आप टेंशन मत लेना, अगर कुछ न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो तो इसको बहुत बेटर तरीके से करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, उसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए जाएंगे, A to Z न्यूमेरिकल जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल है। उसके बाद अगर आपके रिक्वायरमेंट होगी तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी वीडियो बनाएंगे। हमारा लेवल कुछ SSC JEE DMRC गेट EAC का है, बेसिकली लेवल हमारा गेट के लिए है, EAC के लिए लेवल है। आप कहीं से भी कंपेयर करिए, आपको लेवल वो मिलेगा।